गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री समर्पण ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हम कृषि के प्रकार पढ़ रहे थे, कृषि की प्रणालियां पढ़ रहे थे। तो उसमें कुछ प्रणालियां पढ़ ली थी, कुछ प्रणालियां रह गई जिसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसकी खनन की बात करेंगे। तो पहले अपन चलते हैं कि कृषि का जो 7वां प्रकार है वो दुग्ध कृषि है। देखिए, कृषि के इससे पहले बहुत सारे प्रकार पढ़े थे, उसी प्रकार से जो दुग्ध कृषि है, इससे आशय ये होता है कि इस प्रकार की कृषि में जो दुधारू पशु होते हैं उनके पालन पर जोर दिया जाता है, उनके प्रजनन पर जोर दिया जाता है, उसकी नस्ल सुधार पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो नाम से विदित है कि दुग्ध कृषि एक विशिष्ट प्रकार की कृषि प्रणाली है जिसमें दुधारू पशुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। किस पर ध्यान दिया जाता है? दुधारू पशु पर ध्यान दिया जाता है। और इसमें जो पशुओं के प्रजनन और नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रजनन नस्ल सुधार का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि जो प्रजनन दो तरह से होता है, एक कृत्रिम गर्भधारण के दौरान होता है, एक प्राकृतिक रूप से होता है। तो कृत्रिम गर्भधारण करवा करके पशु में प्रजनन क्षमता बढ़ाते हैं और उसकी नस्ल सुधार पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, इसे आगे हम देखते हैं कि इस कृषि के अंदर जो पशुओं का जो दूध दोहने की प्रक्रिया है, दूध दोहने की प्रक्रिया से लेकर के दूध से जितने भी उत्पाद बनते हैं उनको पैकिंग करना या उसको परिष्कृत करने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। जब आप कभी कभार बड़े बड़े डेयरी फार्म देखते हैं, कभी आप गए भी होंगे या नहीं गए तो अपने आसपास अगर हो तो देखना, तो जो पशु होते हैं उनके दूध निकालने की मशीन होती है, उसके स्तर में उसको लगा दिया जाता है, उसमें वाइब्रेट होता है जिसके द्वारा वो दूध दोहन की क्रिया होती है। उसके बाद उससे जो उत्पाद, जो डेयरी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो मशीनों के द्वारा बनाया जाता है। फिर उसको मशीनों के द्वारा बना करके मशीनों के द्वारा पैकिंग की जाती है और फिर उसको अन्यत्र उपयोग के लिए भेजा जाता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि इस कृषि के अंदर अधिकतर मशीनों का प्रयोग किया जाता है, मशीनों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, मैंने नोट लगा के लिखा है कि इस प्रकार की कृषि कहाँ हो रही है। इस प्रकार की कृषि न्यूजीलैंड में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, हॉलैंड में हो रही है, डेनमार्क में हो रही है। इसके साथ साथ जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहां पर भी इस प्रकार की कृषि हो रही है। और विशेष बात तो ये है कि जिन देशों का अपन ने नाम लिया है या जिन देशों की चर्चा की है, इन देशों में इस कृषि ने एक उद्योग रूप धारण कर लिया है। वहां पर औद्योगिक स्तर पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। कभी कभार आप देखते होंगे जैसे बहुत जो विकसित देश है, स्विट्जरलैंड वगैरह ऐसे देश हैं, वहां पर जो पशु है ना किराए पे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? किराए पे। ठीक है, कि डेयरी में पशु का पालन किया जाता है, उनको का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, फिर वहां से किसी को अगर आवश्यकता होती है तो वहां से किराए पे उसको ले सकता है कि जब उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए, जो दूध देने से अगर पशु बंद हो तो फिर उसको वापस वहां पर छोड़ सकते हैं। तो वहां पर इस प्रकार की कृषि ने एक उद्योग रूप धारण कर लिया है। ठीक है, तो ये बड़े विकसित देश है जहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसके बाद में बात करेंगे ट्रक फार्मिंग कृषि के बारे में बात करेंगे। देखो, ट्रक फार्मिंग कृषि कहाँ से होता है कि जब कृषि में अधिकतर वाहनों का उपयोग किया जाता है, गाड़ियों का उपयोग किया जाता है, ट्रकों का उपयोग किया जाता है, तो उस प्रकार की कृषि को हम ट्रक फार्मिंग कृषि कहते हैं। इस कृषि में क्या होता है भाई, जैसे मान लो कि इसमें साग और सब्जी वाली फसलें अधिकतर बोते हैं। कौन सी फसलें बोते हैं? साग और सब्जी। ये तो अपन आसपास सब बोते हैं। और ये देखते हैं जो साग और सब्जी वाले जो फसलें बोते हैं उनको बाजार तक पहुंचाने के लिए या उसको मंडी तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वाहनों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से वाहनों का प्रयोग, अब इसमें एक विशेष रूप से ट्रक का शब्द का उपयोग किया गया है। तो वह ट्रक इसको खेत और मंडी से जोड़ने का, बाजार से जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग कृषि कहा गया। ठीक है, तो इसमें परिवहन का विशेष योगदान होता है। ठीक है, अब कितनी दूरी इसके द्वारा तय की जा रही है, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग नाम दिया गया है। तो ये एक विशेष प्रकार की कृषि है जिसमें साग और सब्जी वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है और उस पर विशेष बल दिया जाता है। हाँ, एक नोट करने की बात ये है, आपसे पूछ सकते हैं कि जो फार्मिंग कृषि है इसका सबसे पहले चलन कहाँ हुआ? देखो, ये मोस्ट बात है। इसका चलन सबसे पहले अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका चलन हुआ। इसमें खेतों से उत्पादित माल को बाजारों तथा मंडियों तक पहुंचाने के लिए ट्रकों का प्रयोग किया जाता है
और इसी कारण इस प्रकार की कृषि को हम ट्रक फार्मिंग कृषि के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ट्रक फार्मिंग कृषि अधिकतर कहाँ की जाती है, ये किस पर निर्भर करती है, ये बाजार पर निर्भर करती है, मांग पर निर्भर करती है। जब बाजार और मांग नहीं होगी तो इस प्रकार की कृषि का उत्पादन नहीं हो पाएगा। क्यों कि आवश्यकता के बिना हम किसी चीज का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक बाजार आधारित कृषि भी होती है। ठीक, अब देखो इससे आगे चलते हैं, कृषि आती है, इसका नाम है फलोद्यान कृषि। फलोद्यान कृषि का मतलब होता है एक इस प्रकार की कृषि होती है जिसमें फल वाली जो फसलें होती हैं, फल वाली जो कृषि होती है वो की जाती है, और फल वाली जो पौधों को बोया जाता है, तो इस प्रकार की कृषि को अपन फलोद्यान कृषि कहते हैं। ये फलाधारित कृषि है, और इस कृषि के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है, क्योंकि एक क्षेत्र में एक प्रकार की कृषि नहीं की जा सकती है, क्योंकि अपने क्षेत्र अलग अलग होते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में भी कृषि का जो प्रारूप है वो अलग अलग होता है। वहां पर अलग अलग प्रकार की जो ये फल वाली फसलें होती हैं उनको बोया जाता है, कृषि की जाती है। अब अपन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात करते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जैसे मान लो कि ये 5 डिग्री से लेकर लगभग 30 डिग्री के अक्षांश के मध्य होता है, जहां पर आम, नारियल, केला जैसी जो फसलें होती है वो अधिक की जाती है। ठीक है, आम, केला और नारियल की कृषि कहाँ की जाती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। अब उससे आगे चले शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चले, तो शीतोष्ण कटिबंध लगभग 30 डिग्री अक्षांश से स्टार्ट होकर 45 डिग्री के आसपास चला जाता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसको अपन शीतोष्ण कटिबंधीय कृषि कह सकते हैं। तो वहां पर सेब, और सेब के साथ में जो नाशपाती होती है, जानते हैं, सब जानते हैं नाशपाती को, सेब को सब जानते हैं, तो वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है, क्योंकि ठंडे इलाके में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत की। जैसे अपने अब बात करें भारत की बात करें, जम्मू वाले क्षेत्र में सेब अधिक होते हैं, जम्मू कश्मीर में क्यों होते हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेट है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार का होता है, इसलिए वहाँ पर इसको अधिक उत्पादित किया जाता है, वहाँ पर सेब के बागान होते हैं। इसके अलावा एक विशेष कृषि जोन अपने भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र। भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र में जो विटामिन सी वाली जो फसलें होती है, कृषि होती है, वो की जाती है। जैसे नींबू की है, संतरा की है, ये मौसमी नारंगी वगैरह वो है, और इसके साथ साथ वहां पर विशिष्ट प्रकार की कृषि की जाती है, उसको कहते हैं अंगूर वाली कृषि। ठीक है, वहां का अंगूर बहुत बढ़िया होता है, तो अंगूर से अनेक प्रकार के जो उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे अंगूर से वाइन भी बनाई जाती है, अंगूर से ये जो मुनक्का, जो मिनक्या, दाख वगैरह जो आप यूज करते हो ना, मेवे, सूखे मेवे, वो इससे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सेब, नाशपाती की कृषि की जाती है, और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में नींबू, नारंगी, संतरा व अंगूर की खेती की जाती है। ठीक, अब आगे आता है आपके लकड़ी काटना। ये तो तुम्हारी क्या हो गई, कंप्लीट फसल चक्र हो गया। कंप्लीट क्या हो गया, फसल चक्र हो गया, जिसमें अपन ने बहुत सारी फसलें पढ़ी है। स्थानांतरित कृषि पढ़ी थी, आदिम स्थानांतरित कृषि पढ़ी थी, जीवन निर्वहन कृषि पढ़ी थी। फिर जीवन निर्वहन कृषि के प्रकार थे, 2 प्रकार थे, चावल प्रधान कृषि और गेहूं प्रधान कृषि। ठीक है, उसके बाद में आपने जैसे मिश्रित कृषि के बारे में पढ़ा है ना, उसके बाद में जैसे ट्रक फार्मिंग पढ़ा आपने, दुग्ध पढ़ा, ठीक है, और ये फलोद्यान पढ़ा। तो बहुत सारी कृषि की जो प्रणालियां हैं इसके बारे में अपने चर्चा की है। तो अब अपन चर्चा करेंगे लकड़ी काटना। ठीक है, ये भी मनुष्य का प्राथमिक व्यवसाय है। इससे पहले मनुष्य लोग लकड़ी काटते थे, लकड़ी काट करके उसको मशीन तक ले जाते थे, उससे अनेक प्रकार की सामग्री बनाते थे, और उससे जो आय प्राप्त होती थी उससे अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, तो लकड़ी काटना मनुष्य का प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय है। क्या है, लकड़ी काटना मनुष्य का प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय है। इसमें वनों से लकड़ी काटना तथा उसे आरा मशीनों तक पहुंचने आदि को शामिल किया जाता है। भाई लकड़ी काटना, लकड़ी काट करके उसका उपयोग करने के लिए उसको मशीन तक पहुंचाने तक का जो कार्य होता है उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब लकड़ी काटने का जो व्यवसाय है, जो उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र है वहां पर प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। ठीक है,
अब देखो उष्णकटिबंध, अब लकड़ी काटने का क्षेत्र भी अलग अलग, जो कार्य जो ये भी अलग अलग, जो अक्षांश होते हैं, जो अलग अलग कटिबंध होते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार से किया जाता है। वहाँ पर अलग प्रकार की विशेष प्रकार की लकड़ी पाई जाती है, उसका उपयोग भी अलग ही होता है। यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की। भाई उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में साल है, सागौन है, महोगनी है, चंदन है, रोजवुड है, आदि प्रकार के वन को काटा जाता है और इनको काट करके इनसे अनेक प्रकार की फर्नीचर बनाने का प्रयोग किया जाता है। आप अपने भवन में जो फर्नीचर लगाते हैं, बेड बनाते हैं, खिड़कियां लगाते हैं, दरवाजे बनवाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो लकड़ी आप प्रयोग में लेते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से आने वाली लकड़ी होती है। एक शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यहाँ पर कोणधारी वन अधिक मिलते हैं, उनको काटा जाता है और इनको व्यावसायिक रूप से काटा जाता है। किस रूप से? व्यावसायिक। और इसका उपयोग किस में किया जाता है? इससे कागज बनाते हैं। तो कागज बनाने से पहले उससे कागज की लुगदी बनाई जाती है, ठीक है। फिर कागज की लुगदी बना करके फिर कागज तैयार किया जाता है। उसी प्रकार से इसका प्रयोग जो पैकिंग का जो सामान होता है, बहुत सारी चीजें होती है वो लकड़ी के बॉक्स में पैक होकर आती है, तो उनके जो पैकिंग के सामान है वो इस प्रकार की लकड़ी से प्राप्त किया या बनाया जाता है। इसलिए लकड़ी काटना भी मनुष्य का एक प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय है, जिसके द्वारा उसको रोजगार मिलता है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ठीक। तो ये तो थे मनुष्य के प्रमुख व्यवसाय। अब बात करते हैं खनन की। ये भी मनुष्य का प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय है कि मनुष्य खनन में काम करता है, ठीक है। यहाँ पर इसका एक शॉर्ट रूप में अध्ययन करेंगे अपन, क्योंकि जो 12th क्लास का जो सिलेबस उसमें इसको शॉर्ट रूप में दे रखा है, विस्तृत रूप में फिर भी चर्चा करते हैं। तो खनन का मतलब क्या होता है? देखो कभी कभार बोले भाई खनन क्या होता है, खान क्या होती है, खनिज क्या होते हैं, तो लोग बच्चे क्या करते हैं कि प्रकार की डेफिनेशन देते, खनिज की डेफिनेशन देते हैं, सारा खनन हो गया। खनन का मतलब होता है कि खनिजों को बाहर निकालना, भूगर्भ में जो खनिज है उनको बाहर निकालना। खान का मतलब है कि उस क्षेत्र विशेष से संबंध है कि जहां से खनिज निकल रहा है, खनिज बाहर निकल, उसको अपन क्या कहेंगे? खान। तो दोनों अलग हो गए। खनन का मतलब तो है कि भूगर्भ से खनिजों को बाहर निकालना, और खान का मतलब क्या है कि ऐसा विशिष्ट क्षेत्र जहां से खनिज अपने को प्राप्त हो रहे हैं, उसको अपन क्या कहेंगे? खान कहेंगे, ठीक है। तो खनन का अर्थ तो मैंने लिखा है कि खनन का अर्थ है खनिजों को भूगर्भ से बाहर निकालना। क्या कहलाता है? खनन कहलाता है, खनन क्रिया कहलाती है, ठीक है। अब जो खनिजों की डेफिनेशन देखते हैं, खनिजों की जो परिभाषा आती है, इस पर बहुत सारे बच्चे होते हैं सीधे रूप में लिख के रहते हैं कि भूमि से खनिजों को निकालना, खनिजों का दोहन करना खनिज कहलाता है। नहीं, खनिज का मतलब क्या होता है कि खनिज प्रकृति में पाए जाते हैं और स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्रकृति में पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, लेकिन इनके कुछ भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। खनिजों के कुछ ऐसे भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं जिनके द्वारा उसकी पहचान की जा सकती है। तो इन भौतिक गुणों वाले पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, ठीक है ना। तो खनिज की परिभाषा लिखी हुई है कि खनिज वे प्राकृतिक, रासायनिक तत्व या यौगिक है, तत्व या यौगिक हैं जिनको भौतिक और रासायनिक गुणों द्वारा पहचाना जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब खनिजों के प्रकार अपन आगे देखेंगे, ठीक है। पहले अपन देखते हैं भाई खनिज जो होते हैं ना, जो खनिजों का जो दोहन करते हैं या खनिज जो भूमि के अंदर हैं, तो उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो खनिजों को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं, कुछ प्राकृतिक कारक होते हैं और कुछ मानवीय कारक होते हैं। जो प्राकृतिक कारक होते हैं उनको प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत रखते हैं, और मानवीय कार्य होते हैं उनको मानवीय दशाओं के अंतर्गत रखते हैं। पहला पर लेते हैं कि प्राकृतिक दशाएं। भाई ऐसी कौन सी दशाएं होती हैं जिनको प्रकृति के अंदर रखा जाता है जो खनिजों को प्रभावित करती हैं? तो सबसे पहले तो उसमें देखते हैं कि जो खनिजों की मात्रा है कि किस क्षेत्र में किस मात्रा में खनिज है, ठीक है। तो वो खनिजों को प्रभावित करेगा, उसके दोहन को प्रभावित करेगा। उसकी कोटि किस प्रकार की है, उसका प्रकार कैसा है, ठीक है। और साथ साथ में उसकी जो भंडार की जो स्थिति है वो न्यून है या अधिक या अत्यधिक है, वो भी उसके खनन को प्रभावित करती है, ठीक है। तो इनको अपन किस में रखते हैं? प्राकृतिक दशाओं के, कि प्रकृति पर निर्भर है कि खनिज कैसा है, किस मात्रा में है, उसका भंडार कितना है, ठीक। मानवीय दशाओं की बात करते हैं तो मानवीय दशाओं का मतलब मनुष्य के द्वारा निर्मित दशाएं होती हैं, उनको मानवीय दशाएं कहते हैं। जैसे मनुष्य की मांग होती है, जितनी ज्यादा मांग होगी खनिजों का उतना ज्यादा दोहन होगा।
जितनी कम मांग होगी खनिजों का उतना कम दोहन होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं परिवहन की। अगर आपका परिवहन विकसित अवस्था में है तो आप कहीं भी उद्योग की स्थापना कर सकते हैं, उद्योग के लिए कच्चा माल ला सकते हैं और निर्मित माल को बाजार में पहुंचा सकते हैं। ठीक, पूंजी, अगर किसी देश के पास बहुत अधिक पूंजी है तो वो अपने संसाधनों का अत्यधिक उपयोग कर सकता है। जैसे अपन बात करते हैं अफ्रीका की, बात करते हैं अफ्रीका में खनिजों के बहुत अधिक भंडार है, लेकिन उनका जो दोहन है ना वो उचित रूप से नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे। जैसे अपने भारत की बात करें कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में खनिज तेल के भंडार मिले हैं, लेकिन फिर भी वहां पर विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? कि भारत की तकनीकी पूंजी इतनी कमजोर है कि उसका दोहन नहीं कर पा रही है। ठीक है, इसलिए उसका टेंडर किसी विदेशी कंपनी को दिया जाता है। तो इसमें मांग, परिवहन, पूंजी, श्रम व तकनीकी मुख्य है इसके अंतर्गत। अब जो खनिजों की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं आपको कि खनिजों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो बात कर ली कि जो प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक है। आगे पर बात करते हैं कि जो खनिज है इनकी कुछ विशेषताएं भी होती है। आपसे विशेषता के बारे में पूछे, खनिजों की विशेषता क्या होती है, तो बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि खनिज पृथ्वी पर कहीं पर भी समान रूप से नहीं पाए जाते, इनका जो वितरण होता है असमान होता है। अभी आप देखते हैं कि अमेरिका में कौन सा खनिज अधिक मात्रा में है, चीन में कौन सा खनिज अधिक मात्रा में है। जैसे अभ्रक भारत में अधिक मात्रा में निकाला जाता है, चांदी अधिक निकाली जाती है। तो इसकी तरह से अपन अगर देखते हैं तो सारे खनिज होते हैं। जैसे अब सोने की बात करते हैं, अफ्रीका में बहुत अधिक निकलता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में निकलता है, तो ये भारत में कब निकलता है। तो इसके भंडार पर निर्भर है कि किस अवस्था में। तो अपन पहले जो विशेषता इसकी पहली विशेषता यही है कि ये पृथ्वी पर समान रूप में नहीं पाए जाते। सेकंड बात करते हैं कि जो अधिकांश जो खनिज होते हैं उनकी मात्रा निश्चित होती है। ठीक है, जितना ज्यादा निकालोगे उनकी मात्रा कम होती जाएगी। और साथ साथ में वो अनवीकरणीय होते हैं। खनिज कुछ नवीकरणीय होते हैं, कुछ अनवीकरणीय होते हैं। नवीकरणीय का मतलब होता है कि उन खनिज को उपयोग करके अपन उसी मात्रा में उसको फिर पुनः प्राप्त करके फिर उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ खनिज ऐसे होते हैं कि जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद में उसके भंडार में उसकी वापस पूर्ति नहीं की जा सकती है। जैसे लोहा निकाल लिया, ठीक है, अब भंडार में लोहा बना करके नहीं डाल सकते अपन, वो निकल गए। तो इस प्रकार से वो अनवीकरणीय होते, इसलिए वो समय के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं। अगला है कि भाई खनिज होते हैं। अभी बात करते हुए खनिजों को प्रभावित करने वाले कारक, भाई खनिज की मात्रा है, भंडार है। तो खनिजों का जो दोहन है वो अत्यधिक खर्चीला है। कैसा है? अत्यधिक खर्चीला होने के कारण इसका दोहन पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। और खनिजों का उत्खनन, अब खनिजों का उत्खनन किस पर निर्भर करता है? उसके उपयोग पर निर्भर करता है, बाजार पर निर्भर करता है, उसकी मांग पर निर्भर करता है। भाई जितनी ज्यादा उसकी डिमांड होगी, जितनी ज्यादा उसकी मांग होगी, जितना ज्यादा उसके लिए बाजार उपलब्ध होगा, उतनी अधिक मात्रा में हम खनिजों का दोहन कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये खनिजों की एक तरह से विशेषता हो गई। अब बात करते हैं कि खनिज जो भंडार, जो खनिजों की जो पृथ्वी में जो भंडार है, धरातल में जो भंडार पाए जाते हैं, ये कहाँ, कैसे, किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो अपन ये देखते हैं कि सीधी सी बात ये है कि जो खनिज अधिकांशतः चट्टानी क्षेत्र में, जो चट्टान होती है, पहाड़ होते हैं अपने, उनमें पाए जाते हैं। और अपने पहाड़ कितने, जो चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टानें होती हैं, कायांतरित चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं। तो कुछ खनिज तो कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। कुछ खनिज कहाँ पाए जाते हैं? कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। और कुछ खनिज कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो एक खनिज की प्रकृति होती है और प्रकृति के आधार पर वो अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में उपलब्ध होता है, क्षेत्र में पाया जाता है। तो बात करते हैं भाई आग्नेय चट्टान में किस प्रकार के खनिज पाए जा सकते हैं। आग्नेय चट्टान की बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में सोना, चांदी, तांबा है, सीसा है, जस्ता है, अभ्रक है, इस प्रकार के बहुत सारे और भी बहुत सारे खनिज हैं। मुख्य रूप से खनिज इसमें पाए जाते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आग्नेय चट्टान में कौन कौन से खनिज हैं, तो आप बता सकते हैं सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, या आपसे ये लिख करके ऑप्शन दे देंगे, बताओ इसमें कौन सा खनिज आएगा। इस तरह से इसका नाम याद रखना, ठीक है। कुछ कायांतरित चट्टानें होती है। कायांतरित चट्टान का मतलब क्या होता है? भाई रूप में परिवर्तन होना। किसमें परिवर्तन होना? रूप में परिवर्तन होना। तो इसमें जो खनिज वो भी परिवर्तित होते हैं, रूप परिवर्तित होते हैं। हीरा है, हीरा, ग्रेफाइट है और संगमरमर, ये प्रमुख खनिज हैं
जो मुख्य रूप से कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। एक अवसादी चट्टान की बात करते हैं। एक विशेष प्रकार की चट्टान होती है जिसमें परतें पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की चट्टानों में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, रॉक फॉस्फेट, पोटास, नमक आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो अगर हम वितरण की बात करते हैं तो इनका वितरण 3 प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। आग्नेय चट्टानें हैं, कायांतरित चट्टानें हैं, और उसके साथ साथ में अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है। ये खनिजों की विशेषता हुई। अब बात करते हैं खनिजों के वर्गीकरण की बात करते हैं। देखो इसमें वर्गीकरण तो दे नहीं रखा है, इंडेक्स बना रखा आपके, लेकिन थोड़ा सा इसका विस्तारित रूप से अपना अध्ययन कर लेते हैं। सुनना, ध्यान से सुनना भाई। अपने जो भूपटल की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे खनिज हैं, कोई 10-20 खनिज नहीं है। लगभग 1600 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है कि 1600 प्रकार के खनिज के भंडार हैं, धरातल के अंदर हैं, और उनमें से लगभग 200 जो खनिज है उनका दोहन हो रहा है, और लगभग 80 खनिज ऐसे हैं जो विशेष प्रकार के, विशेष महत्व के खनिज हैं जिनका दोहन किया जा रहा है, ठीक है। तो खनिज लगभग कितने हैं धरातल में? 1600 प्रकार के। दोहन लगभग कितने का किया जा रहा है? 200 का किया जा रहा है। जिनमें विशिष्ट महत्व के कितने? लगभग 80 प्रकार के खनिज हैं तो विशेष महत्व के माने जाते हैं, ठीक है। खनिज की परिभाषा भी अभी देखी अपन ने कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर पहचाने जा सकते हैं, और इस रासायनिक और भौतिक गुण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धात्विक खनिज होते हैं, एक होते हैं अधात्विक खनिज। आपके यहाँ पर एक ईंधन वाला खनिज अलग से दे रखा है जो अपने धात्विक खनिज से अलग किया है इसमें। वैसे मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक, ठीक है। अब धात्विक का मतलब क्या होता है? धात्विक का मतलब होता है कि ऐसे खनिज होते हैं कि अगर किसी खनिज को गर्म किया जाए, उसको गलन किया जाए, वाते भट्टी में उसको डाला जाए, तो उसको गलाएंगे तो उसमें एक विशेष प्रकार की धातु प्राप्त होगी। तो उस धातु के आधार पे हम उसको एक धातु खनिज कहेंगे। क्या कहेंगे? धात्विक खनिज कहेंगे। अभी तो धात्विक खनिज होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। धात्विक खनिज कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कैसे होता है? ये धातु बहुत सारी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो धातु के आधार पे लोहे का जो प्रकार किया गया है, इसमें एक लोहे वाली धातु को रखा है और एक बिना लोहे वाली धातु को रखा है, ठीक। कुछ धात्विक खनिज ऐसे होते हैं कि जिसमें लोहे धातु का अंश अगर है, उसमें लोहा धातु प्राप्त हो रही है, उसको लोहे धातु के नाम से जानेंगे। लेकिन जिस धात्विक खनिज में लोहे धातु नहीं है उसको अलोहे धातु के अंतर्गत रखेंगे। अब लोहे धातु में जैसे मान लो अपन बात करते हैं कि लोहा है, निकिल है, मैग्नीज। ध्यान से सुनना कि लोहा धातु के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? लोहा, निकिल और मैग्नीज इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। एलोहे धातु की बात करते हैं अपन कि एलोहे धातु का मतलब ऐसा होता है कि जिसमें धातु तो है लेकिन उसमें लोहे का अंश नहीं है। धातु तो है लेकिन उसमें लोहे का अंश नहीं है, तो इस प्रकार की धातु को अपन क्या कहेंगे? एलोहे धातु कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि तांबा है, सीसा है, जस्ता है, इस प्रकार के खनिज हैं जिसको अपने धात्विक एलोहे धातु के अंतर्गत रखते हैं। तो जो धात्विक खनिज कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, एलोहे धातु और लोहे धातु। फिर से देखना कि धात्विक खनिज का मतलब ऐसे खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। लोहा अंश की मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, लोहे धातु वाले और एलोहे धातु वाले। लोहे धातु की बात करते हैं कि ऐसे खनिज जिसके प्रगलन के दौरान अगर लोहे का अंश प्राप्त हो रहा है उसको लोहे धातु कहेंगे। जैसे अभी बात कर रहे थे ये सोना है, निकिल है, मैग्नीज। लेकिन सेकंड पे चलते हैं, एलोहे धातु यानी कि ऐसे धात्विक पदार्थ जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है कि प्रगलन के दौरान लोहा प्राप्त नहीं होता, उसको एलोहे धातु कहते हैं, ठीक। जैसे तांबा, सीसा, जस्ता। धात्विक ऐसे धातु जिसमें धातु का अंश, ऐसे खनिज में धातु का अंश नहीं पाया जाता उसको अधात्विक खनिज कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब आपकी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग इसमें इसका वर्गीकरण कर रखा है कि धात्विक खनिज को 3 रूप से दे रखा है। कैसे दे रखा है? 3 रूप से। कुछ इमारती खनिज होते हैं, कुछ रासायनिक खनिज होते हैं, कुछ रत्न होते हैं, ठीक है।
इमारती खनिज की बात करते हैं, चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, ये इमारती पत्थर के अंदर आता है। रासायनिक की बात करते हैं, उसमें नमक, अभ्रक और जिप्सम आता है। भाई रासायनिक की बात करते हैं, उसमें नमक, अभ्रक और जिप्सम आता है। और रत्न की बात करते हैं, जिसमें सोना है, चांदी है, प्लेटिनियम है, ये इसके अंतर्गत आता है। जो इसमें तीसरा जो प्रकार कर रखा है ईंधनित खनिज, हालांकि जो ईंधनित अधात्विक खनिज का एक प्रकार है, लेकिन अब इसका एक विस्तृत रूप वापस इसको अलग कर दिया गया है। ईंधन का मतलब होता है कि ऐसे खनिज जिसके उपयोग से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको ईंधन वाले खनिज कहते हैं। जैसे आप कोयला है, कोयले को जलाओगे तो आपको ताप ऊर्जा प्राप्त होगी। इसी प्रकार पेट्रोल को अगर जलाओगे तो शक्ति के रूप में ऊर्जा प्राप्त होगी। गैस को जलाओगे तो ये भी एक ऊर्जा आपको देगी। तो ये ऊर्जा वाले पदार्थ इनको अलग से रखा गया है, इसको ईंधन खनिज के अंतर्गत रखा गया है। तो ये आपके खनिजों का वर्गीकरण दे रखा है। हालांकि आपका विस्तृत फिर मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो लेसन है पूरा हो चुका है, और आप इसमें से क्वेश्चन बनाना, और आपका हो सकता है आने वाले टाइम इसका आपका टेस्ट होगा, तो एक विशेष ध्यानपूर्वक इसकी अध्ययन करना।